मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज शुरू करते हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 2। तो आपने पहले चैप्टर में बहुत सारी जानकारी रिवर के बारे में पढ़ी थी, जैसे कि ये कहाँ से शुरू होती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये माउंटेन से शुरू होती है और कहाँ जाके खत्म होती है, ये बे ऑफ बंगाल और समुद्र में खत्म होती है। ठीक है, कुछ नदियां अरेबियन सी में भी खत्म हो रही थी। तो चलिए अब जानते हैं कुछ नदियों के बारे में, जैसे कि इस चैप्टर में गोदावरी नदी के बारे में बात की गई है। तो चलिए जानते हैं कि गोदावरी नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ को खत्म होती है। आइए, तो ये है हमारी गोदावरी नदी। जैसा कि आप ये वाली नदी देख सकते हैं कि कितनी लंबी नदी है। क्या आपको पता है कि ये गंगा रिवर के बाद दूसरी बड़ी नदी है? तो पहली बड़ी नदी कौन है? गंगा। और दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। तो देखिए ये कहाँ से शुरू होती है। ये महाराष्ट्र एक स्टेट है हमारा, वहां में त्र्यंबकेश्वर वेस्टर्न घाट में शुरू होती है। नासिक जगह का नाम है जहां पे ये आपको मिलेगा, त्र्यंबकेश्वर वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो वहां से शुरू होती है और कहाँ जाके खत्म होती है? बे ऑफ बंगाल में। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कहाँ से शुरू होती है? त्र्यंबकेश्वर वेस्टर्न घाट में, जो कि नासिक में है, और कहाँ पे खत्म होती है? बे ऑफ बंगाल में। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट से होती हुई ये जाती है। आपको तो हमारे देश में कितने स्टेट्स है पता होगा और उनके नाम भी पता होंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये रिवर कौन कौन से स्टेट से होती हुई जाती है। तो पहला है महाराष्ट्र। देखिए ये यहाँ से शुरू हुई और महाराष्ट्र से होती हुई, फिर दूसरी स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना से होती हुई ये तीसरी स्टेट है छत्तीसगढ़। और यहाँ पे ओडिशा है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर मैं आपको बता दूं ओडिशा से भी ये जाती है। और ये लास्ट में आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो कुल मिला के 4 स्टेट है जहां से ये नदी जाती है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है आंध्र प्रदेश। 5 स्टेट है जहां से ये जाती है। और 5वां स्टेट है ओडिशा, जो यहाँ पे दिखाया नहीं गया पर आपको याद रखना है। अब चलते हैं, जब ये नदी बहती है तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां या स्ट्रीम ज्वाइन करता है, मतलब इसमें मिल जाती है, जो इस नदी को और चौड़ा बनाती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी नदियां हैं जो इस छोटी छोटी नदियां हैं जो इसमें ज्वाइन करती है और इसको और चौड़ा बनाती है। आइए तो चलते हैं आगे। आपकी किताब में सिर्फ 3 ही नदी दी हुई है, आपको बाकी याद नहीं करना है। ठीक है, पहली है मंजीरा। ये जो हमारी लाल रंग से शो की गई है, रेड कलर से जो शो है, वो है हमारी गोदावरी नदी। अब ये वाली जो नदी देख रहे हैं, ये छोटी सी नदी, ये है मंजीरा, जो इसमें जाके आगे मिल जाती है, जो इसको और चौड़ा बनाती है, वाइडर बनाती है। ठीक है, दूसरी कौन सी नदी है? इंद्रावती। ये देखिए दूसरी ये वाली छोटी सी नदी इसमें जाके मिल जा रही है, उसको और चौड़ा बनाती है। और ये तीसरी नदी है साबरी। ये तीसरी नदी, ये देखो कितनी छोटी है और यहाँ पे जाके इसमें मिल जा रही है। तो आपने बस ये 3 ही नदी के नाम याद करने हैं, मंजीरा, इंद्रावती एंड साबरी। ये तीनों नदियां इस बड़ी सी नदी जो गोदावरी है उसमें मिल जाती है और इस नदी को और चौड़ा बनाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। ट्रिब्यूटरीज की कई बार डेफिनेशन आती है, तो ये ट्रिब्यूटरीज की डेफिनेशन है, स्मॉल स्ट्रीम एंड रिवर दैट जॉइन अ लार्जर रिवर। तो यहाँ पे लार्जर रिवर कौन सा है? अपना गोदावरी। और स्मॉल रिवर कौन सी है? मंजीरा, इंद्रावती एंड साबरी। इसमें मिल जाती है, ठीक है, ज्वाइन करती है लार्जर रिवर और उसको चौड़ा बनाते हैं, मेक इट वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये आपको ट्रिब्यूटरीज की डेफिनेशन आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। आप इसको अपने लैंग्वेज में भी रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब है ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाती है। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा, ये शुरू होती है त्र्यंबकेश्वर वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र स्टेट से, और जब ये आगे बढ़ती है तो इसमें बहुत सारी नदियां इसको ज्वाइन करती है और इसको चौड़ा बनाती है। कौन कौन सी नदी है? मंजीरा, इंद्रावती, साबरी। आपकी किताब में 3 ही है, तो आपको 3 ही याद करना है। ठीक है, और फिर जब ये रास्ते से जाती है तो ये बहुत लोगों को पानी देती है। ठीक है, बहुत लोगों को पीने का पानी देती है और लोग इसमें नाव भी चलाते हैं, जैसे कि आप चित्र में या पिक्चर में देख सकते हैं। और ये कौन कौन से स्टेट से पास होती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। ठीक है, और लास्ट में ये डेल्टा बनाती है। तो चलिए जानते हैं कि डेल्टा होता है तो होता क्या है।
अब क्या होती है कि जो बड़ी नदियां होती है ना वो वही डेल्टा बनाती है, छोटी नदी आपको डेल्टा नहीं बनाएंगी। क्यों? ऐसा क्यों है कि जब बड़ी नदियां बहुत दूर से आ रही होती है तो वो अपने साथ धूल मिट्टी कंकड़ लेती आती है। अब वो लास्ट में वो धूल मिट्टी कंकड़ जमा हो जाता है और एक ट्रायंगल का शेप बना लेता है। देख रहे हो आप इसको, ऑलमोस्ट ट्रायंगल ही है, ट्रायंगल का शेप बना और नदी सेपरेट हो जाती है, दो हिस्सों में बट गई है। ठीक है, ये ऐसे ही चली गई, ये ऐसे चली गई, बेशक आगे जाके मिल गए। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वही धूल मिट्टी से बना होता है जो ये बहुत दूर से लेके आती है, तो इसको वही बोलते हैं हम डेल्टा। ठीक है, तो ये जो अपनी गोदावरी नदी है ये बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले एक जगह है कोरेंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, वहां पे डेल्टा बनाती है और फिर लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये बहुत सारी, क्योंकि ये नदी बहुत लंबी है जो कि महाराष्ट्र से होते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो ये नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी धूल कंकड़ लेके आती है जो एक जगह लाके जमा कर देती है और दो भागों में बट जाती है। और जो मिट्टी धूल कंकड़ इकट्ठा हो जाते हैं ट्रायंगल का शेप बनाते हैं उसी को हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, इस डेल्टा में जो है ना मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है, तो पेड़ पौधे मतलब कोई भी चीज बहुत अच्छे से उग सकता है। ठीक है, इसकी मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है, बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से हम कुछ भी यहाँ उगा सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे डेल्टा बना रही है? कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, याद रखना, कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट में डेल्टा बना रही है और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में मिल जा रही है। इतना समझ आ गया आपको? तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलिए डैम क्या होता है ये समझते हैं। तो ये देख रहे हो आप, ये है डैम और ये जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवारें हैं ये डैम की वॉल है, इट इज कॉल्ड डैम वॉल। ठीक है, और ये जो पीछे इतना सारा पानी इकट्ठा हुआ हुआ है डैम की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्वोयर या स्टोर्ड वाटर। ठीक है, आपने एग्जाम में रिजर्वोयर लिखना है। डैम की वॉल के पीछे जो पानी इकट्ठा हुआ हुआ है उसको बोल रहे हैं वाटर रिजर्वोयर। ठीक है, या रिजर्वोयर स्टोर्ड वाटर है। अब डैम के क्या नुकसान है पहले ये जानते हैं, फिर फायदे जानेंगे। तो होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि जब बहुत तेज बारिश होती है तो ये जो पीछे रिजर्वोयर है इसका पानी बढ़ने लगता है, ऊपर को आने लगता है। अब पानी यहाँ से ऐसे ऊपर ना चले जाए इसलिए डैम को खोला जाता है। जब डैम को खोलते हैं तो ये जो पानी भरा हुआ है बहुत ही तेजी से नीचे आता है, तो जिससे क्या होता है कि आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। अब उस बाढ़ से क्या होगा? जितने भी जो जानवर है जंगल में रह रहे हैं वो डूब जाएंगे बाढ़ में। ठीक है, और जितने भी जो जंगल है वो भी डूब जाएगा बाढ़ में। ठीक है, लोगों का घर अगर आसपास है तो वो भी डूब जाएगा बाढ़ में। तो ये नुकसान है कि जो फॉरेस्ट है वो गायब हो जाएगा बाढ़ में। ठीक है, और जो बाढ़ है उससे क्या होगा, जो घर है एनिमल्स का और पीपल का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये डैम जब बनता है ना तो बहुत से लोगों को अपना घर यहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है। देखिए घर छोड़ के जाना कितना मुश्किल काम है, बट बहुत से लोग जो इसके आसपास रहते हैं उनको डैम की वजह से अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, कहीं और घर बसाना पड़ता है। तो ये तीसरा नुकसान है इसका। ठीक है, आपने डैम के नुकसान जान लिए। अब चलिए जानते हैं कि इसके फायदे क्या है। तो ये जो पीछे इकट्ठा किया हुआ पानी है ना, जब सूखा पड़ता है दोस्तों या बच्चों, जब सूखा पड़ता है तो ये पीछे इकट्ठा किया हुआ पानी ड्राई सीजन में काम आता है। समझ आया आपको? जो ये पीछे इकट्ठा किया हुआ पानी है जब सूखा पड़ता है तो इसी पानी को इस्तेमाल किया जाता है ड्राई सीजन में, ये ड्रॉट। ठीक है, अब ये जो पीछे वाला पानी है वो लोगों को पीने के लिए पानी भी देता है, यहाँ जो घर होंगे उनको वो पीने के लिए पानी देगा। और इस ये डैम की मदद से बच्चों हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो क्या आपको पता है कि गोदावरी रिवर पे कितने डैम हैं? टोटल 900 डैम है गोदावरी रिवर पे। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। टोटल 900 डैम है हमारे गोदावरी रिवर के ऊपर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वेट, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है और टोटल, ओके बाद में हाईलाइट करते हैं, अभी मैं इसको फिलहाल बड़ा कर देती हूँ।
ताकि आपको याद रहे कि गोदावरी रिवर पे कितने डैम्स हैं। तो टोटल 900 डैम्स हैं गोदावरी रिवर पे। और ये क्या, जो आसपास अगर घर बने हो तो उनको क्या देते हैं, पीने का पानी, और फार्मर्स खेती करते हैं उसके लिए भी ये वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्रॉप उगाने में मदद करता है और ड्रिंकिंग के लिए वाटर प्रोवाइड करता है। और जब सूखा पड़ता है, ड्राई सीजन होते हैं ना, हमेशा तो बारिश नहीं होती, तो उस टाइम पे ये डैम पानी प्रोवाइड करता है। तो ये फायदे हैं उतने ही नुकसान है, तो आपको दोनों ही देखना है। तो चलिए अब पीछे चलते हैं। अब ये चीज हमने पढ़ ली कि ये कौन कौन से स्टेट से जाता है, जो रिवर है कौन कौन से स्टेट से जाता है। तो महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है और ओडिशा से होते हुए ये जाती है। और आपने ये भी देखा कि इसमें छोटी छोटी कौन सी नदियां ज्वाइन करती है। तो ये देखिए मंजीरा है, ये ना फोटो आपकी किताब में भी दी हुई है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ये देखो मंजीरा ज्वाइन कर रही है, फिर यहाँ पे थी इंद्रावती, ठीक है, और ये है साबरी। अब चलिए जानते हैं, आपको 900 डैम के नाम नहीं याद करने हैं, बस आपको 2 ही डैम के नाम याद कर रहे हैं जो इस फोटो में दिखाए हुए हैं, ठीक है। एक है श्री राम सागर प्रोजेक्ट, ये एक डैम है, ठीक है, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, ये वाला एक डैम है। और दूसरा है पोलावरम डैम, ये वाला डैम देख रहे हैं इसको। 2 डैम है, श्री राम सागर प्रोजेक्ट एंड पोलावरम डैम। ये 2 डैम के नाम आपको याद करने हैं। और कौन सी सेंचुरीज है, पहले चलिए जानते हैं कि सेंचुरीज होता क्या है। सेंचुरीज वो जगह है जहां पे जानवरों को उनके ही वातावरण में बचा के रखा जाता है। किससे? जो जानवरों का शिकार करते हैं, उनको मारते हैं उनकी खाल के लिए, उनसे बचा के जानवरों को जहां रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंचुरीज। तो यहाँ पे कुछ 1 2 3 सेंचुरीज ही आपने याद करनी है, ज्यादा नहीं है। पहला है केवाल टाइगर रिजर्व, यहाँ पे जितने भी टाइगर्स हैं उनको सुरक्षित रखा गया है। दूसरा है पेंच नेशनल पार्क, यहाँ पे भी जो जानवर है उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में मतलब रखा गया है उनको, ताकि कोई दिक्कत ना हो, उनका कोई पोचर शिकार ना कर ले। तीसरा है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बस आपको ये 3 ही याद करने हैं। ये डायग्राम आपकी किताब में दिया हुआ, आप चाहे तो उसकी मदद ले सकते हैं। केवल टाइगर रिजर्व, कवाल टाइगर रिजर्व है, पेंच नेशनल पार्क है और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बस यही आपने सेंचुरीज याद करनी है। तो आपको क्लियर हो गया डैम कैसे काम करता है, सेंचुरीज क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया, चलिए अब जानते हैं। अब ये जो रिवर है दोस्तों, पेरिनियल रिवर है, इसका मतलब ये है कि ये 12 महीने फ्लो करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश होगी तभी फ्लो करेगी, ये 12 महीने फ्लो करती है। गोदावरी फ्लो ऑल ईयर अराउंड, सो इसलिए इसको कहा जाता है पेरिनियल रिवर, ठीक है। अब जो साउथ इंडिया है, जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा की पूजा की जाती है ना बच्चों, वैसे साउथ इंडिया में इस नदी की भी पूजा की जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्रेट रिवर। क्या बोलते हैं? सेक्रेट रिवर, क्योंकि इसकी पूजा की जाती है, ठीक है। और कुछ रामायण हिंदू का टेक्स्ट है, ये तो सब आपको पता ही है ना। रामायण पुराणों में इसका नाम दक्षिणा गंगा रखा गया है। क्या बोला जाता है इसको? और दूसरा नाम क्या है इसका? दक्षिणा गंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी साउथ में पूजा की जाती है इसीलिए इसको दक्षिणा गंगा भी बुलाया जाता है। अब मैंने बताया था ये नासिक से शुरू होती है, याद है आपको? ये जो जगह है जहां से शुरू होती है वो नासिक होता है, तो यहां से शुरू होती है। तो ये नासिक से शुरू होती है। तो नासिक में जब एक त्योहार आता है गोदावरी पुष्करम, कौन सा त्योहार आता है? गोदावरी पुष्करम। तो उस त्योहार में लोग क्या करते हैं, इसमें डुबकी लगाते हैं, ठीक है, हॉली डिप लेते हैं, डुबकी लगाते हैं, ये भी आपको याद रखना। अब सीजनल नदी कौन सी होती है? जो गोदावरी है वो सीजनल नदी नहीं है, वो पेरिनियल नदी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सीजनल नदी वो होती है जो जब बारिश होता है तब उनको वाटर मिलता है और तब वो बहना शुरू करती है, तो ये रेनी सीजन में बहती है, ठीक है। अब जैसे ये नदी बहुत सारे राज्य से होती हुई जाती है, बहुत सारे स्टेट से होती हुई जाती है, तो इसके आसपास बहुत सारी हिरन मिलेगी आपको, टाइगर मिलेगी एंड सेंडाल वुड के पेड़ मिलेंगे, ठीक है।
और लास्ट में ये कहाँ डेल्टा बनाती है? कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट में डेल्टा बनाती है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब किस तरह ये लोगों की मदद करती है नदी? तो पहला, जो भी लोग इसके आसपास रहते हैं उनको ये पीने का पानी देती है, ठीक है। और किसानों को जो भी फूड ग्रो करने के लिए, क्रॉप उगाने के लिए मदद करती है, पानी देती है ताकि वो सिंचाई कर पाए। अब ये पानी कैसे आता है? नदी से ये पानी, ये जो देख रहे हैं इसको कैनाल भी बोलते हैं, इसको पाइप भी बोलते हैं। तो नदी से, कैनाल और पाइप की मदद से पानी खेती वाले एरिया में लेके आया जाता है, जिससे खेती की जाती है। तीसरा, इसके आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो इसका पानी इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपनी जो भी सामान है उसको बना सके, ठीक है। अगला है, चौथा है कि फिशिंग। इस नदी में बहुत सारी मछलियां होती है, तो मछुआरे मछली यहाँ से लेके जाते हैं ताकि वो मछलियों को बेच के अपनी रोजी रोटी कमा सके। अगला है ट्रांसपोर्ट। अब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए या आगे जाने के लिए यहाँ पे लोग बोट में यहाँ से इस नदी की सहायता से एक से दूसरी जगह जाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। अब आता है इको टूरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। इस नदी के आसपास मैंने बोला बहुत सारे जानवर रहते हैं, पक्षी रहते हैं, तो उन जानवरों और पक्षियों और नदी को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। अब वो टूरिस्ट इन जानवरों को और पक्षियों को और नदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। बस वो अपना घूमते हैं और चले जाते हैं, तो इसी चीज को बोलते हैं इको टूरिज्म। नुकसान पहुंचाना, कि उनको मारते नहीं है और जो वातावरण है उसमें प्लास्टिक नहीं फेंकते, उसको गंदा नहीं करते, रिवर को गंदा नहीं करते, ठीक है, जो जैसे है साफ सुथरा रहने देते। तो इसी चीज को हम बोलते हैं इको टूरिज्म। आज के लिए इतना बहुत है, तो बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी कल 6 बजे। तो याद रखना आप सब कि कल 6 बजे इसका पार्ट 2 आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।